राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने प्रौद्योगिकी का हानिकारक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जाने को लेकर आगाह करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी को उपयोगकर्ताओं के मन में भय पैदा नहीं करना चाहिए, अन्यथा लोग खुले एवं मुक्त रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाएंगे। राजस्थान में शहरी और ग्रामीण इलाकों में साल में 124 दिन रोजगार तथा बुजुर्गों एवं दिव्यांगों को हर महीने न्यूनतम 1000 रुपए की पेंशन की गारंटी देने वाला विधेयक विधानसभा में पारित किया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित नहीं जानते कि विधानसभा का जून में बुलाया गया 2 दिवसीय विशेष सत्र वैध था या नहीं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तीसरी बार मोदी सरकार का नारा दोहराते हुए कहा कि देश की जनता 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भ्रष्ट परिवारवादी नेताओं के राजनीतिक भविष्य का फैसला पिछले 2 लोकसभा चुनाव की तरह ही करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने मणिपुर के हालात की तुलना बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान से करने पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पूर्वोत्तर राज्यों में सरकार नाकाम हो गई है। गुजरात में भारी बारिश के कारण अहमदाबाद और जूनागढ़ समेत कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। बारिश समाप्त होने के बाद इलाके में हालातों में सुधार देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया है कि दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण से संबंधित केंद्र सरकार के अध्यादेश की जगह लेने वाला विधेयक संसद के उच्च सदन में पेश करने की अनुमति नहीं दी जाए। गर्मियों की छुट्टियां स्कूलों में खत्म हो चुकी हैं। इसके बाद अब दिल्ली नगर निगम के सभी 12 जोनों के स्कूलों में मेगा पीटीएम का आयोजन हुआ। इस पीटीएम में हिस्सा लेने के लिए पेरेंट्स में गजब उत्साह देखने को मिला। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल मणिपुर पहुंची। उन्होंने सीएम एन बीरेन सिंह से मिलने का समय भी मांगा है। इससे पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि मणिपुर सरकार ने यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं से मिलने के लिए राज्य की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी थी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मणिपुर में 2017 तक के कार्यकाल को लेकर कांग्रेस और यूपीए पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मणिपुर के जातीय संघर्षों का कारण पिछली कांग्रेस सरकारों की दोषपूर्ण नीतियां हैं। आज जामिया मिलिया इस्लामिया के शताब्दी वर्ष के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कार्यक्रम को संबोधित किया और विद्यार्थियों को बधाई दी। वहीं कार्यक्रम को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संबोधित करते हुए कहा कि डिग्री और मेडल पाने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी शुभकामनाएं। अमृतकाल के महत्वपूर्ण समय में जामिया जैसे शैक्षणिक संस्थान देश को बौद्धिक नेतृत्व प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि आज जब पूरा विश्व भारत की ओर आशा से देख रहा है, मुझे विश्वास है कि जामिया एनईपी की परिकल्पना के अनुरूप वैश्विक मानव तैयार कर पश्चिमी दुनिया और वैश्विक दक्षिण में असमानता कम करने की दिशा में भी अपना कर्तव्य निभाएगा। मैं आप सभी के बीच में आके खुद को एनलाइटेड फील करता हूँ। मैं कभी जामिया की इतिहास के बारे में जब विद्यार्थी रहते हुए, मित्रों मैं स्टूडेंट मूवमेंट से आया हूँ, देश की यूथ मूवमेंट से आया हूँ, भली भांति देश की छात्र युवाओं की मनस्थिति और कैंपस में क्या चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बहुत खबर तो कई सालों से रखता हूँ, आज भी रखता हूँ। संयोग से शिक्षा विभाग की काम भी अभी प्रधानमंत्री जी ने मेरे को दिया है। जामिया को जन्म होते हुए 100 साल पूरा हो चुके हैं। 1920 आज 2023। उसी 100 साल में देश आजाद हुआ। आजादी के आंदोलन को बढ़ाने के लिए जामिया बनी थी। आप ही के दिग्दर्शन के कारण, आपकी लीडरशिप के कारण, आपकी नेतृत्व के कारण आज आजादी के उपरांत हमने 75 साल जर्नी भी पूरा किए हैं। इसी क्षण में, इसी कार्यकाल के दौरान विश्व में हमने 5 नंबर की इकोनॉमी भी बने और इसी क्षण में हमें आने वाले 25 साल की देश की अमृत काल की तैयारी भी कर रहे हैं। और मेरे मन में कोई संदेह नहीं, ये जो आने वाले 25 साल की देश की
नेतृत्व जाएगा, जो जर्नी होगा, उसमें से जामिया 1 नंबर स्थान पे रहेगा। इंटेलेक्चुअल लीडरशिप देने में मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। भारत एक बहुत पुरानी प्रजातंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत को कहा जाता है। भारत एक नई महाशक्ति करके दुनिया में उभर रही है, ये नई बात नहीं है। भारत सदियों से, मनुष्य सभ्यता के आरंभ से भारत की अपने आप में ह्यूमैनिटी के प्रति सोच है, देन है। अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं। आज हम एक विशेष परिस्थिति में पहुंचे हैं। जब मैं जामिया की कन्वोकेशन में उपस्थित हूं, मित्रों 2 विषय कहूंगा। एक कि हम सभी लोग मिलके 2020 में ठीक 100 साल बाद जामिया की स्थापना के देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है। ये शिक्षा नीति केवल भारत की 140 करोड़ नागरिकों की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए नहीं। आज भारत इसी स्थिति में पहुंचा है जब हम G20 की प्रेसिडेंसी की दायित्व में है। प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि भारत वेस्टर्न वर्ल्ड और ग्लोबल साउथ, यानी भारत विश्व की जो जरूरतमंद देश, इन्हीं के बीच में सेतु की काम करेगा, ब्रिज की काम करेगा। और उस ब्रिज में प्रमुख पिलर जामिया जैसे इंस्टीट्यूशन होंगे और NEP उसकी फिलोसफी होगा। और जामिया तो एक लैबोरेटरी है। खूब कम यूनिवर्सिटी देश में होंगे जहां प्राइमरी स्कूल से लेके हाई एंड डीप टेक रिसर्च की व्यवस्था होगी। इसलिए NEP को एंड टू एंड एक एक्सपेरिमेंट करना, उसकी लेयर्स को अनुभव करना, नए मेथोडोलॉजी निकलना, नए पेडागोजी निकलना, नए सिर्फ एक साइंस टेक्नोलॉजी उद्भावन और आविष्कार नहीं होती है। मनुष्य स्वभाव भी समय रहते रहते आगे बढ़ता है। जामिया NEP आधारित एक ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल नागरिकों को बनाएगा। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ब्रिज हम बनाएंगे दुनिया के अंदर असमानता बंद करने के लिए, नया ऑर्डर्स लाने के लिए, उसमें जामिया अपना जिम्मेवारी निभाएगा, इसमें मेरे कोई संदेह नहीं है। मित्रों, मैं जब जामिया की कन्वोकेशन में आया हूं, पुरानी बातों को हम कुछ मिलके याद कर रहे हैं। उस समय में एक ऐसे शख्सियत की नाम लेना, और जब परम आदरणीय उपराष्ट्रपति जी मंच पे हैं, वो उन शख्सियत को तो याद करना हमारी फर्ज बनता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जामिया की वाइस चांसलर रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब देश की दूसरे उपराष्ट्रपति रहे। जाकिर हुसैन साहब देश की तीसरे राष्ट्रपति भी बने और मूल शिक्षक ही तो थे। मूल शिक्षक ही जब उन्होंने राज्यसभा में अपने दायित्व ग्रहण किया, उस कुर्सी पे बैठे जहां आज आदरणीय धनखड़ साहब बैठे हैं, तब उन्होंने अपना जो बयान दिया था उसको मैं आज के सामने, ऐसे वो बयान नया तो नहीं, आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन मैं आज कन्वोकेशन में उस बात को उल्लेख करना, कोट करना उचित मानता हूं। उसी में शायद NEP है, उसी में शायद प्रधानमंत्री जी की विजन है, उसी में शायद 140 करोड़ देशवासियों की कमिटमेंट है। कभी कभी मनुष्य इसी विषय में उलझता है, समाज इसी विषय में उलझता है, क्या पुराने वैल्यू को छोड़ देना है क्या? लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि एजुकेशन हमको दृष्टि देता है कौन सी पुराने वैल्यू को पकड़ के रखना, किसी को छोड़ना, वो जजमेंट एजुकेशन ही हमको देता है। मैं अंत में इतना कहूं, आज सारा विश्व भारत की ओर देख रहा है, भारत की व्यवस्था की ओर देख रहा है। उस व्यवस्था और अपेक्षा को पूरा करने की माध्यम एजुकेशन के अलावा, ज्ञान के अलावा कोई नहीं है। जो मेडल आज लेंगे, जिनको आज डिग्री मिलेगी, उन सभी को शुभेच्छा देता हूं। आपकी जीवन सिर्फ आपके तक सीमित ना रहे, इस मनुष्यता के लिए, इस मानवता के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए आपकी कमिटमेंट रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर में 72 करोड़ रुपए की परियोजनाओं एवं मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 72 करोड़ रुपए की 42 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज 6.18 करोड़ से भाटी विहार के 2 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत मिनी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास होने से कई प्रकार की खेल गतिविधियों को एक अच्छा मंच प्राप्त होगा और युवाओं के मन में खेल और खिलाड़ियों के प्रति जो जज्बा है, इसको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आज गोरखपुर के युवाओं के लिए एक नई सौगात, भाटी विहार कॉलोनी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना का कार्य का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं यहाँ के सभी युवाओं को, जो गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवा हैं, यहाँ के खिलाड़ी आए हैं, इन सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन करता हूँ और हृदय से बधाई देता हूँ कि यह नई चीज गोरखपुर में पहली बार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहली बार स्थापित हो रही है, जहां पर एक साथ कई प्रकार की खेल गतिविधियों को एक अच्छा मंच प्राप्त होगा। युवाओं के मन में खेल और खिलाड़ियों के प्रति जो जज्बा है, इसको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आज इस कार्य का यहाँ शिलान्यास हो रहा है।
इस कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर लगभग 2 एकड़ क्षेत्रफल में एक शूटिंग हॉल का निर्माण, जो मल्टीपर्पज हॉल भी होगा, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट और बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण भी यहाँ पर होगा, एक प्लेग्राउंड भी होगा, पार्क का निर्माण भी होगा। ये सभी गतिविधियों को यहाँ पर आगे बढ़ाने के लिए इस पूरे कार्य के लिए 6 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और जिसमें 3 करोड़ रुपए मैं गोरखपुर नगर से विधायक भी हूं, तो उस विधायक निधि का भी पैसा उस कार्य के लिए यहाँ उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे युवाओं के लिए खेल की गतिविधियों में, जिसमें रनिंग ट्रैक 300 मीटर का होगा, बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट और मल्टीपर्पज हॉल, जिसमें स्क्वैश, जिम, जूडो, वेट लिफ्टिंग आदि की वहां पे सुविधाएं भी होंगी। 10 मीटर राइफल और पिस्टल शूटिंग की रेंज भी होगी और यहाँ पे अन्य आंतरिक विकास के कार्य भी यहाँ पर एक साथ एक स्थान पर गोरखपुर के युवाओं को उपलब्ध हो पाएंगे। आज इस कार्य का यहाँ पे शिलान्यास हो रहा है। मैं शिलान्यास के अवसर पर गोरखपुर के सभी खिलाड़ियों को, युवाओं को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ ही यहाँ पे आज रामगढ़ ताल के रिंग रोड, आपने देखा होगा पैरलेगंज से सर्किट हाउस तक तो सड़क है, लेकिन इसके बाद ताल में चारों ओर सड़क नहीं है। 2 लेन की एक सड़क ताल के चारों तरफ अगर किसी को घूमना हो और ताल को निहारना हो, ताल के रामगढ़ ताल में सर्किट हाउस की ओर, तो बहुत भीड़ हो जाती है। भीड़ को चारों ओर स्थान मिल सके और पर्याप्त मात्रा में नगर और गोरखपुर नगर में आने वाले लोगों के लिए पर्यटन के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में उसे विकसित करने की दृष्टि से आज यहाँ पर 2 लेन की सड़क के लिए 44 करोड़ रुपए की लागत से जो कार्य संपन्न होना है, इसका शिलान्यास का कार्य भी आज हो रहा है, जिससे रामगढ़ ताल के सुंदरीकरण को और आगे बढ़ाया जा सके, उस कार्य का शुभारंभ होने जा रहा है। गोरखपुर में बेसिक शिक्षा परिषद के जितने भी स्कूल हैं, उनमें से बहुत सारे विद्यालय जर्जर हैं। उन सबको ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत गोरखपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से विद्यालय का अच्छा भवन हो, विद्यालय में अच्छी फ्लोरिंग हो, फर्नीचर हो, हर क्लास के लिए क्लासरूम हो, स्मार्ट क्लास भी हो, लाइब्रेरी भी हो और बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की सुविधा अलग हो, पेयजल की सुविधा भी हो। वे सभी प्रकार की सुविधाएं एक जगह पर बच्चों को प्राप्त हो सके और अच्छी सुविधा प्राप्त हो सके। इन सभी विद्यालयों के लिए 63 ऐसे स्कूल हैं जिनको हम स्मार्ट स्कूल के रूप में बदलेंगे। आज इस कार्य का भी यहाँ पर शुभारंभ होने जा रहा है, उस कार्य का भी कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। और इसके साथ ही गोरखपुर में जिला उद्योग केंद्र कार्यालय रामनगर में आपने देखा होगा, गोरखनाथ मंदिर से लेकर के स्पोर्ट्स कॉलेज वाला मार्ग तो 4 लेन हो गया है, लेकिन 10 नंबर बोरिंग से जब हम जिला उद्योग केंद्र होते हुए उस मार्ग की तरफ जाते हैं तो वह 2 लेन भी नहीं है, जगह तो है लेकिन बहुत संकरा है। आज वहां पर उस कार्य का भी 4 लेन के रूप में बदलने के लिए और आवागमन को और अच्छा बनाने के लिए इस कार्य का भी शुभारंभ हो रहा है और कुल मिलाकर के 78 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज यहाँ पे शिलान्यास हो रहा है। आज इस अवसर पर मैं बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर उधम सिंह नगर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर लगभग 24 करोड़ की लागत से निर्मित 4 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। वहीं उन्होंने कहा कि ग्रीन सिटी क्लीन सिटी अभियान के दृष्टिगत जैविक कूड़े से कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट के शुभारंभ से आने वाले समय में रुद्रपुर को कूड़े के पहाड़ से मुक्ति मिलेगी। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से रुद्रपुर में लगभग 24 करोड़ से भी अधिक विकास की योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण हुआ है, जिसमें नगर निगम का नवनिर्मित सभागार जिसमें हम बैठे हैं, ये सभागार जो कि बहुत ही शानदार बना है, हाईटेक तरीके से इसका निर्माण हुआ है, इसके ऊपर भी इसका निर्माण होना है और जैविक कूड़े से कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट सहित सड़क निर्माण के अनेकों कार्य इसमें शामिल हैं। भाइयों बहनों, ये जो कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने के लिए जिस प्लांट का लोकार्पण किया गया है, जो आज यहाँ प्रारंभ हुआ है, उससे आने वाले समय में
में निश्चित रूप से जो रुद्रपुर शहर में कूड़े के जो पहाड़ हम सबको दिखाई देते हैं उससे मुक्ति मिलेगी, उसकी एक शुरुआत हुई है। मैं इसके लिए रामपाल जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमारा लक्ष्य है कि अगले आने वाले वर्षों में 2, 3, 4 वर्षों में शहरों को जो कूड़े के ढेरों से मुक्ति मिले और उन्हें ग्रीन जोन में बदला जाए। हर जगह हरियाली हो, हर जगह जहाँ जहाँ से कूड़ा हटाया जाए उन स्थानों पर पौधारोपण हो। और इस समय में पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारा हरेला पर्व 1 माह तक मनाया जाएगा, उसमें सभी विभागों से कहा है कि सभी विभाग अपने अपने स्तर पर सामाजिक संस्थाओं को लेकर, स्वयंसेवी संस्थाओं को लेकर, तमाम प्रकार के जो संगठन चलते हैं, हमारे विद्यालय के लोग, अन्य संस्थाओं के लोग सब मिलकर बृहद रूप से वृक्षारोपण करें। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत के सपने को हमने एक प्रेरणा के रूप में लिया है, एक मार्गदर्शन के रूप में लिया और हर शहर को स्वच्छ बनाने का एक शुरुआत की है। और मैं आज आप सबसे जो नगर निगम के इस सभागार में हैं और जहाँ तक भी मेरी बात जा रही है, मैं रुद्रपुर के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि अपने घर से ही कूड़े का निस्तारण का कार्य प्रारंभ करें। भाइयों बहनों, प्रत्येक शहर को ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी के रूप में विकसित करने का हमने विकल्प रहित संकल्प लिया है और आज का ये अवसर हमारी इस संकल्प यात्रा का एक मुख्य अध्याय है और इसको आगे बढ़ाने का काम भाई रामपाल जी ने किया है, इनकी टीम ने किया है, पूरे नगर निगम ने किया है और जो संस्थाओं के लोग इसमें शामिल हुए हैं, हमारे सभी पर्यावरण मित्र भाइयों ने किया है। हमारा निरंतर ये प्रयास है कि रुद्रपुर का सर्वांगीण विकास और हमारा ये क्षेत्र उन्नति के नए शिखर को छुए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो हम लोगों पर जो विश्वास किया है, जो उत्तराखंड की धरती से उनका एक विशेष नाता है, उसी के कारण आप देख रहे होंगे कितनी तेजी से आज हमारे हाईवे बन रहे हैं, कितनी तेजी से हमारे 4 लेन हाईवे बने। रामपुर से काठगोदाम की ये सड़क जो रुद्रपुर से होकर जाती है, या बाईपास की बात करें, या रुद्रपुर से काशीपुर जाते हैं, काशीपुर से हरिद्वार जाते हैं, या हरिद्वार से देहरादून जाते हैं, या आप यहाँ से सितारगंज होते हुए टनकपुर जाते हैं, पिथौरागढ़ तक जाते हैं। हर जगह हमारे 4 लेन हाईवे बन गए। आने वाले समय में 6 लेन बनने वाले हैं। अभी आप देहरादून जाने के लिए आपको जो यहाँ से 3 घंटे 4 घंटे का समय लगता है, आने वाले समय में 1 घंटे का समय और कम होने वाला है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी। मध्य प्रदेश के ग्राम चकल्दी जिला सीहोर में विकास महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सीएम ने सीहोर जिले को 133 करोड़ से अधिक लागत के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सीहोर में सड़कें बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। सीएम ने कहा कि पहाड़ पट्टी व चकल्दी सहित आसपास के क्षेत्रों में पीने के पानी की दिक्कत थी, लेकिन अब नर्मदा का पानी यहां ला कर दिया है। डॉक्टरों की टीम ने लगभग 600 बहन भाइयों का चेकअप किया है। यह भी चलेगा और जिसको कोई तकलीफ है तो विशेषज्ञ डॉक्टर आज यहाँ मौजूद है। यहाँ प्राइमरी चेकअप होगा, टेस्ट और सोनोग्राफी जैसी चीजों की भी व्यवस्था है। जिनका इलाज यहाँ संभव होगा उनका इलाज यहीं करवाया जाएगा, नहीं तो छोटी छोटी बीमारी के लिए अकेले परेशान होते हैं। इसलिए स्वास्थ्य शिविर लगा है। इस स्वास्थ्य शिविर में पधारे हुए सभी डॉक्टर्स को मैं धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर के साथ साथ उनका सपोर्टिंग पूरा स्टाफ आया है, उसको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आप स्वस्थ रहें, आप निरोग रहें, आपका मंगल हो और आप सबका कल्याण हो, यही उद्देश्य इस स्वास्थ्य शिविर का है। इसलिए यह स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। आज बड़ी संख्या में मेरे भाई और बहन यहाँ आए हैं। खुशी की बात है। एक जमाना था, आप याद कीजिए कि पूरे इस इलाके में मैंने जब काम शुरू किया था, यहाँ आने जाने के रास्ते नहीं थे। चारों तरफ
शानदार सड़कों का जाल बिछाने का काम हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। चाहे सड़क का मामला हो, अब सड़कों की हालत तो ये हो गई है कि आज ही एक नहीं कई सड़कों का भूमि पूजन हुआ है, लेकिन फिर भी सड़क के आवेदन आते हैं, भैया और सड़क। मैं कहता हूँ इतनी तो बन गई। बोले हाँ वो तो बन गई, लेकिन अब खेत की रह गई है, अब खेत की सड़क भी बनवा दो। आप जानते हैं पूरे इलाके में पीने के पानी के लिए कितनी दिक्कत होती थी। पहाड़ पट्टी में चकल्दी जैसे गांव में पीने के पानी के लिए जनता परेशान रहती थी। मेरी बहनों और भाइयों, आपकी आशीर्वाद से नर्मदा जी का पानी नर्मदा जी से खींच के लाके और टंकी बना के पूरी पहाड़ पट्टी में भी देने का काम किया तो आपके भाई ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अभी आपने सोचा था कि कोई ऐसी सरकार आएगी जो नगद इतने पैसा डालने का काम करेगी? कौन सी सरकार देती है? कब कांग्रेस ने दिया? ये पैसा सरकार नहीं दे सकती, ये पैसा तुम्हारे घर का भैया दे सकता है, ये तुम्हारा मामा दे सकता है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे सकती है। और ऐसी एक नहीं और अनेकों योजनाएं, फ्री में राशन का सवाल हो, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन का सवाल हो। मैं ये भी तय कर रहा हूं कि बिजली के सारे बड़े बिल छोटे कर दूंगा, चिंता मत करो। उनकी भी जांच करा के उनकी व्यवस्था भी कर। धीरे धीरे जनता की जिंदगी बेहतर बने, इस काम में लगे। इसलिए एक तरफ सड़क, बिजली, पीने का पानी, सिंचाई का पानी, एक तरफ इन चीजों का इंतजाम कर रहे हैं और दूसरी तरफ जनता के घर में सुविधाएं पहुंचे। आज भी जब यहाँ आया तो अनेकों मांगे यहाँ पे मुझसे अलग अलग क्षेत्र की भी की गई है। वैसे सड़कें बढ़के तो बहुत बनी है, लेकिन फिर भी कहा है कि नहीं और तो रतनपुर से सतराना रोड इसकी बात आई है, ये हो जाएगी। आगरा, सतराना, निपानिया, श्वेत, खड़गांव स्टाफ डैम बनना चाहिए, ये स्टाफ डैम बन जाएंगे। जितनी सड़कें दी है ये प्राथमिकता के आधार से एक एक करके मैं स्वीकृत करता हुआ चला जाऊंगा। चकल्दी में मैं आज ये भी फैसला कर रहा हूँ कि ये क्षेत्र ऐसा है, ये गांव ऐसा है जो आसपास के कई गांव का केंद्र है और आदिवासी क्षेत्र भी यहाँ पे लगा हुआ है और इसलिए चकल्दी के बच्चों को अभी पढ़ने कॉलेज में दूर दूर जाना पड़ता है। इसलिए हम फैसला कर रहे हैं कि चकल्दी में कॉलेज भी खोला जाएगा। किसान और गरीब को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? मामा हवाई जहाज से तीर्थ ले जाएगा। मेरे बुजुर्गों चिंता मत करना, धीरे धीरे इस तीर्थ यात्रा भी चलेगी। कई नई योजनाएं ऐसी बनी है ताकि आपकी जिंदगी में आनंद आए और इसलिए आइए ये अपने चकल्दी क्षेत्र का परिवार आज ये तय करे कि अगर भैया हमारे लिए है, मामा हमारे लिए है तो हम भी भैया और मामा के साथ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। बोलिए सब खड़े हैं कि नहीं मेरे साथ? दिल्ली में ग्रीन कवर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत पौधा वितरण, वृक्षारोपण कर दिल्ली में हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने की पहल की जा रही है। इसी कड़ी में आज द्वारका मेला ग्राउंड में भी वन महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गोपाल राय ने कहा कि यहाँ प्रदूषण एक बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार लगातार प्रयासरत है। साथ ही हरित क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साथियों, हमें इस बात की खुशी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पर दिल्ली के अंदर बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अभियान शुरू किया युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं, पूरे देश के अंदर हर शहर के अंदर जहां जहां पर बिल्डिंगें बन रही हैं, विकास हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, पूरे देश के अंदर लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। लेकिन आपके सहयोग से और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व से दिल्ली वालों ने सरकार और समाज के साथ मिलकर के जो हाथ मिलाया है, दिल्ली ने बहुत सारे इतिहास रचे हैं, लेकिन एक नया इतिहास रचा है दिल्ली ने। पूरे देश में प्रदूषण बढ़ रहा है और दिल्ली के अंदर आप सबके प्रयास से 30% से ज्यादा प्रदूषण कम हो चुका है पिछले 8 साल के दौरान। हमारी जिंदगी हमारे सांसों पर टिकी है। पहले तो देश भर से लोगों ने आकर के दिल्ली में घर खरीदे,
अब लोग सोचने लगे कि अगर पैसा हो जाए तो एक घर गांव में बना लें, क्योंकि जब यहाँ की हवा खराब हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने संकल्प लिया है और आपसे भी कहना चाहता हूं, और जो यहाँ बच्चे हैं, जो हमारी अगली पीढ़ी है, उनसे कहना चाहता हूं, दिल्ली जिसे जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली को ही स्वर्ग बनाने की जरूरत है। हम इन सांसों को, इन हवाओं को, इन आबो हवा को ठीक करेंगे और एक एक कदम से वो ठीक होगी। इसलिए हर साल वन महोत्सव वन क्षेत्र में मनाया जाता था, लेकिन इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा वन महोत्सव को आंदोलन बना दो। और आज हमें इस बात की खुशी है कि 9 तारीख से नई दिल्ली में पूसा इंस्टीट्यूट से वन महोत्सव की शुरुआत हुई। आज द्वारका आते आते आज हजारों की तादाद में जिस तरह से लोग इस गर्मी में भी यहाँ पर आए हैं, अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पर इस पौधे लगाने की मुहिम को एक जन आंदोलन बनाने के लिए सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। देश के अंदर पहला राज्य दिल्ली बन चुका है जो स्टैंडर्ड 20% का जो मानक होना चाहिए उसको पार करने वाले राज्य का नाम आज दिल्ली है। आज दिल्ली 23% ग्रीन बेल्ट बढ़ा चुका है और उसे और बढ़ाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस मुहिम को जन आंदोलन बनाने के लिए अभियान चलाया है। हर साल हमारी नर्सरी में लोग जाते थे पौधे लेकर के, अब इस साल आपके इस पार्क में पीछे टेंट लगाए, वन विभाग पौधे लेकर के आपके घर आया है। और इतना ही नहीं, पहले आप 14 नर्सरी दिल्ली में है जहां से फ्री में पौधे मिलते हैं। 6 लाख फ्री में पौधे जो घर पे लगाए जा सकते हैं वन विभाग के द्वारा इस बार वितरित किया जा रहा है। लेकिन आप में से बहुत सारे को लगता है कहां जाएं, कब जाएं, कौन से पौधा मिलेगा, कैसे होगा। इसके लिए हमने पिछले 9 तारीख को नई दिल्ली में एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है दिल्ली फ्री ट्री। जिसको फ्री में पौधा लेना है उस पोर्टल पे जाओ, आपको सारी नर्सरी मिल जाएगी, वहां रजिस्टर्ड कराओ और जब आप जाओगे रजिस्ट्रेशन के अनुसार आपको नर्सरी से पौधा मिलेगा। इसके लिए अब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आज अभी एक पोर्टल लॉन्च हुआ है ग्रीन एक्शन प्लान का। दिल्ली के अंदर सभी विभाग 21 विभाग हैं जो मिल करके दिल्ली के अंदर इस बार 51 लाख पौधे हम लगाने जा रहे हैं और साथ ही साथ 50 लाख छोटे छोटे झाड़ियां एनडीएमसी के एरिया में लगने जा रही हैं। लेकिन ये पौधे लगे कहां लगे, वो आज किस हालत में, उसको कैसे जाना जाए, इसके लिए आज से जो आपने देखा ग्रीन एक्शन प्लान पोर्टल लॉन्च हुआ है। जो भी विभाग अब पौधे लगाएगा उसको इस पर अपलोड करेगा और एक जगह बैठ करके इसको मॉनिटर किया जा सकता है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिल्ली प्रभारी दीपक बाबरिया के नेतृत्व में आज जंतर मंतर पर पिछले 2.5 महीने से अधिक समय से मणिपुर में सांप्रदायिक तबाही और गरीबों के लिए उठाई गई राहुल गांधी की आवाज को भाजपा द्वारा दबाने की कोशिश के खिलाफ मौन सत्याग्रह रखा गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ मौन सत्याग्रह में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इसका जो उद्देश्य है साथियों, भाजपा जिस तरह से इस मुल्क के अंदर सरकार चला रहे हैं, इस विपक्ष की आवाज राहुल गांधी जी को प्रताड़ित करना, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करना, उनके उस आवाज को दबाने की कोशिश करना और उस कोशिश में उनकी सदस्यता को चाहे रद्द करने की बात हो, उनके घर को छीनने की बात हो। राहुल जी जो इस मुल्क की आवाज बने बैठे हैं, आज उस आवाज को दबाने की जो कोशिश की जा रही है उस कोशिश के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का आदेश है कि इस आवाज के साथ पूरा कांग्रेस परिवार और देश राहुल जी के साथ खड़ा है। आज जब कहीं महिला उत्पीड़न होता है तो राहुल गांधी जी वहां जाते हैं, उनकी आवाज बनते हैं, दबे कुचलों की, आदिवासी की, दलित की। लेकिन इस मुल्क में ना बेटी सुरक्षित है ना बेटी पढ़ पा रही है। तमाम 9 सालों की इस वारदातों के बाद जो मणिपुर में हुआ वो आप सबने देखा। मणिपुर के लिए 2 मिनट का समय ना देश के गृह मंत्री पे मिला, ना देश के प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में बोलने का मिला। इसलिए इस अफसोस के साथ जब सरकार चुप हो जाए और शांत हो जाए तब हमारा नेता सड़क पे उतरता है। आप सबको याद होगा राहुल गांधी वो व्यक्ति है जो मणिपुर में जाकर के वहां के हालातों का जायजा लेते हैं। लेकिन सरकार कहां थी? प्रश्न तो यह उठता है। राहुल जी के उस दौरे को रोकने की कोशिश की जाती है, इंटरनेट बंद किया जाता है। साथ ही एक घटना इस मुल्क को शर्मसार करने वाली है। जो लोग कहते हैं इस मुल्क का नाम रोशन किया, तो माफ करिएगा, इस तरह का नाम रोशन यदि भाजपा कर रही है तो यह नाम हमें नहीं चाहिए। और इसीलिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं आपसे आग्रह करते हुए जो निर्देश आदरणीय दीपक बाबरिया साहब का मुझे मिला है, मंच पे तमाम कांग्रेस का नेतृत्व दिल्ली का, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण हैं,
मैं एक बार पुनः इस कार्यक्रम में उनके उपस्थित होने के लिए आभार व्यक्त करूंगा कि इस लड़ाई में वो साथ देने आए हैं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।